नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको किस तरह से कॉपी भरना है और किस तरह से आपको कॉपी लिखना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिल सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कॉपी हमारी होगी कैसे। तो कुछ इस तरह की कॉपी आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आपको कॉपी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ निर्देश पहले ही दिए हुए हैं। ये सारी ऊपर की चीज़ें, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। यहाँ पर देखिए, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम ना लिखें, यानी ये चीज़ एकदम स्पष्ट रूप से आपको बताई जाती है कि आपको कहीं पर भी अपना नाम नहीं लिखना है। दूसरी चीज़ है, केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं, यानी वो आपकी तलाशी ले सकते हैं कि आपके पास कोई नकल है या नहीं है। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें। तो निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 से 6 तक, ठीक है, ये सारी चीज़ें करेंगे हम, टेंशन मत लीजिए। अब आगे कहते हैं कि इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिच्छेदित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ पर 2023 छिद्रित मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, या तो यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा। चलिए, इसमें नहीं है क्योंकि सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैंने ये कॉपी ली है। चलिए, अब यहाँ पर कहते हैं कि परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियाँ शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। तो सबसे पहला काम है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, फिर है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। तो इसको भरने का तरीका, सबसे पहले हम भरते हैं परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो मान लीजिए कि आपका जो अनुक्रमांक है, जो आपका रोल नंबर है, वो है 9। चलिए सीधा जोड़ लेते हैं, 9, 22 और 304, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया है कोई भी रोल नंबर, यानी ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और ये हो जाएगा लाख। यानी इसका मतलब 9,22,304। और ये था अंकों में। फिर कहते हैं कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। तो शब्दों में लिखने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे है 9, तो ये हो जाएगा 9 लाख, फिर उसके बाद 22,000, फिर 300, उसके बाद है 4। तो 9,22,304। इस तरह से आप अपना रोल नंबर लिखेंगे। अच्छा, एक तरीका और होता है रोल नंबर लिखने का, ध्यान से समझिए। जैसे मैंने मोटा मोटा एग्जाम्पल लिया कि 9,22,304 आपका रोल नंबर है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि ये रोल नंबर तब था जब हम लोग पढ़ते थे, अभी तो हो सकता है करोड़ों में संख्या चली जाए, यानी हो सकता है ये और बड़ी संख्या हो जाए, 9, 22, 3, 0, 4, 4, 2, 3, 1, यानी बहुत बड़ी संख्या हो सकती है। तो अगर बहुत बड़ी संख्या हो जाए, यानी गिनती में आपको समझ में ना आए कि इसको पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे है, तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। ये है 9, तो पहले लिखेंगे 9, फिर 2, तो फिर लिखेंगे 2, फिर उसके बाद 2, तो फिर लिखेंगे 2, फिर उसके बाद 3, तो फिर लिखेंगे 3, फिर 0, फिर 4, फिर 4, फिर 2, फिर 3, फिर 1। ये 2 तरीके होते हैं लिखने के। अगर संख्या लाख तक है तो ठीक है, उसको वैसे लिखें जैसे मैंने पहली बार बताया, और अगर बहुत बड़ी संख्या है तो उसको आप इस तरह से लिखेंगे। अगर कोई डाउट है तो अपने कक्ष निरीक्षक से, यानी जो आप एग्ज़ाम जहाँ देने बैठे हैं उस कक्षा में जो निरीक्षक है उनसे आप पूछ सकते हैं कि सर किस तरह से लिखें, यानी 2 लाख, 3 लाख इस तरह से लिखें, या फिर 2, 9, 3, 0, 0 इस तरह से लिखें, ठीक है। तो ये 2 तरीके होते हैं। चलिए, रोल नंबर तो हमने लिख लिया, अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं, ये हो गया कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। देखिए, ध्यान रखिएगा, नाम आपको कहीं पर भी नहीं लिखना है, तो रोल नंबर लिखने में गलती मत कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। क्योंकि कहीं पर भी नाम नहीं लिखा है, सिर्फ रोल नंबर है, रोल नंबर से ही आपकी पहचान हो रही है।
तो 9,22,304 और हमने हिंदी में लिख दिया 9,22,304। अब उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं तो कहते हैं विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। अब विषय चलिए मान लेते हैं, ये इंग्लिश का मैंने एक पेपर ले लिया, तो मान लेते हैं कि अंग्रेजी ही हमारा विषय है। तो हम यहाँ पर विषय में लिखेंगे, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे अंग्रेजी। चलिए तो विषय हो जाएगा हमारा अंग्रेजी। उसके बाद प्रश्न पत्र, तो प्रश्न पत्र में लिखना है केवल प्रश्न पत्र। इससे मतलब आपका केवल एक ही प्रश्न पत्र होना है, यानी जब आप बीए में जाएंगे, बीएससी में जाएंगे, तो फिजिक्स, जैसे आप बीएससी में जाते हैं तो फिजिक्स पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे 3 पार्ट हो जाते हैं फिजिक्स के, तो हम वहाँ पे लिखते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो वो सारी चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर अभी के लिए केवल इंटर में केवल एक ही प्रश्न पत्र है, हर एक सब्जेक्ट का केवल एक ही एग्ज़ाम होना है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं केवल प्रश्न पत्र। ठीक है, और अगर ज़्यादा डाउट है तो कक्ष निरीक्षक से आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर क्या लिख दें जिससे दिक्कत ना हो। चलिए उसके बाद कहते हैं प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अब देखता है कि प्रश्न पत्र पर क्या संकेतांक है, तो ये वाला जो मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है ये आपका संकेतांक होता है। ठीक है, ये इसलिए लिखना जरूरी है ताकि टीचर को पता चले कि कौन सा प्रश्न पत्र है जिसे आपने हल किया है। ठीक है, सबके अलग अलग कोड होते हैं, अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं, इसलिए ये चीज़ आपसे पूछी जाती है। तो हमारा कोड है 316, तो हम लिखेंगे पहले 316 और ब्रैकेट में है EJ, तो ये हो जाएगा EJ। जैसा लिखा है एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है, कोई अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में ही होना चाहिए, स्मॉल मत कीजिएगा। चलिए आगे क्या कह रहे हैं कि आगे कह रहे हैं कि परीक्षा का दिन, परीक्षा की तिथि एवं पाली और केंद्र का नाम। तो परीक्षा का दिन मान लीजिए, चलिए मान लेते हैं कि मान लीजिए आपका सोमवार को एग्ज़ाम होगा। ठीक है, मैं एक मोटे तौर पे मान ले रहा हूँ। फिर उसके बाद परीक्षा की तिथि, यानी कौन सी तिथि है, तो चलिए आज की ही डेट डाल देते हैं, तो आज है 3/2/2023। अब उसके बाद पाली, पाली मतलब आप पहले टाइम पर पेपर दे रहे हैं या दूसरे टाइम पर। पहले टाइम पर कहने का मतलब है कि 8 से 11 बजे वाला, ये हो गया प्रथम पाली, और दूसरी पाली मतलब 2 बजे से 5 बजे तक। ठीक है, तो अगर पहली पाली है तो आप लिखेंगे प्रथम पाली, यानी अगर आप 7 बजे से 11 बजे तक एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप लिखेंगे प्रथम पाली। लेकिन अगर आप 2 बजे से 5 बजे तक एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप लिखेंगे द्वितीय पाली। ठीक है, ये भी हो गया। अब केंद्र का नाम, यानी जहाँ पर आप एग्ज़ाम देने गए हैं, जिस स्कूल में आपका सेंटर गया है उसका नाम यहाँ पर पूछ रहे हैं। ठीक है, अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना, जहाँ पर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका नाम लिखना है। तो चलिए मान लेते हैं कोई भी, किसी भी स्कूल का नाम लिख देते हैं। चलिए मैं ही लिख देता हूँ वैसे ही कोई, श्रीमती इंदिरा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज या स्कूल, जो कुछ भी, किसी भी तरह का कोई भी नाम हम लिख सकते हैं। तो मैंने कहीं से भी कुछ भी सोच के ऐसे ही लिख दिया। तो अब तक हमने समझा कि हमें किस तरह से अपनी कॉपी भरनी है। अब इसके आगे हम समझेंगे कि हमें किस तरह से अपनी कॉपी लिखनी है ताकि हम सबसे ज़्यादा अंक अर्जित कर सकें। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं कि, चलिए मान लीजिए कि ये इंग्लिश का ही आपको एग्ज़ाम देना है, यही मॉडल पेपर अभी मेरे पास है तो इसी पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको इस पेपर को पढ़ना है। ठीक है, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट ढंग से इसको पढ़ना है और उसके बाद इस पेपर को हल करना है। पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि एक बार आपको समझ में आ जाता है कि पेपर कितना इजी है और कितना डिफ़िकल्ट है, क्या चीज़ें आपको आ रही हैं और क्या चीज़ें आपको नहीं आ रही। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन A, B, C and D। चलिए इसी पर चर्चा कर लेते हैं। अब सबसे पहले जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सेक्शन A। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके मैंने अपलोड कर दिया है चैनल में, क्लास 12th की प्लेलिस्ट में आपको ये क्वेश्चन पेपर का सॉल्व मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि सेक्शन A, और यहाँ पर है रीडिंग, और यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1।
अब इसको दर्शाएंगे कैसे, ताकि जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक कर रहा है आदमी, उसको दिक्कत ना हो आपके आंसर को समझने में। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले कौन सा सेक्शन है उसको दिखाएंगे। तो ये है सेक्शन ए। तो आपको सबसे पहले तो लिखना है सेक्शन ए। अब कुछ पेपर होंगे जो 4 भागों में विभाजित होंगे, कुछ हो सकता है भागों में विभाजित ना हो, तो उसके लिए भी सेक्शन वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जिसमें कई भागों में विभाजित है तो हम उसको दर्शा देते हैं, ताकि एग्जामिनर को यानी कॉपी चेक करने वाले टीचर को ये पता चल जाए कि हमने कौन सा आंसर लिखा है। ठीक है, चलिए सेक्शन ए। अब इसके बाद ये कौन सा क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर, यहाँ पर संख्या भी लिख सकते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर नंबर 1 ये हो गया हमारा। अब टीचर को एग्जैक्टली पता चल जाता है, ये लिखने का यही फ़ायदा है, टीचर को एग्जैक्टली पता चल जाता है कि बच्चे ने कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखा है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आप इसका आंसर लिखना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर इंग्लिश का एग्ज़ाम है और हम प्रश्नोत्तर लिख रहे हैं यानी हिंदी में लिख रहे हैं, थोड़ा सा फूहड़ लग रहा है। तो इसके लिए एक तरीका होता है, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, और उसके नीचे आप आंसर डालकर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है, पहला फ़ायदा तो जो टीचर होते हैं वो कॉपी चेक करते करते एकदम झल्ला जाते हैं, थक जाते हैं। अभी मैं ही आपको बोलूं कि आपको पूरा दिन बैठकर सिर्फ लिखना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे 6 घंटे लिख पाएंगे, उसके बाद आपको ऊब आने लगेगी, आप थक जाएंगे, आप कहेंगे मैं लिखूंगा ही नहीं। लेकिन जो टीचर होते हैं कॉपी चेक करने वाले, वो बैठे रहते हैं, पूरा दिन बैठे रहते हैं, कॉपी चेक करते रहते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बहुत ध्यान से देखें एक एक क्वेश्चन को। हमारा पहला उद्देश्य तो यही होता है कि हमने जिस भी क्वेश्चन को लिखा उसे हम स्पष्ट रूप से दर्शा दें, ताकि टीचर को समझ में आ जाए। क्योंकि अगर टीचर ये ना समझ सका कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर लिखा है, और अगर उसकी समझ में ना आया, तो फिर जान लीजिए कि भले ही आपका आंसर सही हो, वो गलत काट देंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखा है, और उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक पेज पलट कर देखें कि आखिर कौन सा वाला है, कौन सा आया है जिसका इस लड़के ने उत्तर लिखा है। इतना टाइम नहीं उनके पास। ठीक है, तो ये काम हमको करना है कि हमें स्पष्ट रूप से दर्शा देना है। अब इसके फ़ायदे की बात करते हैं। अब इसका फ़ायदा ये है कि जैसे सेक्शन ए में था, रीडिंग था, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं, सीधा अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। जैसे ये है सेक्शन डी। सेक्शन डी में अब आपको ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, और फिर ना ये आ रहा है, ना ये आ रहा है, ना ये आ रहा है। तो इसका फ़ायदा यही होता है, ध्यान से समझिए। जैसे आपको लिखना है सेक्शन डी का, तो आप लिखते हुए बहुत आगे चले गए हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे सेक्शन डी, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का है, तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर 7। अब 7 में भी ए और बी है, तो हम ए का उत्तर दे रहे हैं, तो 7 ए, ठीक है, ये तरीका होता है। बी का उत्तर दे रहे हैं तो बी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे इसका आंसर 7 ए। अब इससे टीचर को एग्जैक्टली पता चल गया कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो ए वाला है उसका आंसर यहाँ पर लिखा है, तो इसका आपने कुछ फलाना ढिमाका उत्तर लिख दिया। लेकिन अब इसके आगे आपको कुछ नहीं आ रहा था, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ये सारी चीज़ें छोड़कर सीधा आगे बढ़ सकते हैं। सीधा आगे बढ़ने का मतलब कि आपको ये सारी चीज़ें छोड़ देनी है, आप सीधा इसके आगे लिख सकते हैं। जब आप इसके आगे लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 8, और 8 में क्या है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसमें भी ए भी है, तो 8 का ए। अब आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब जब बाद में आपको समय मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपने ये सारी चीज़ें छोड़ दी थी, तो आपको सोच सोच कर लिखना है, तो फिर आप वही काम करेंगे कि सेक्शन डी का
सेक्शन डी का ये है प्रश्नोत्तर नंबर 7 का, ये हम कर रहे हैं बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 का बी। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं, इसका फ़ायदा होता है। ठीक है, ये तो मैंने लिखाया आपको कैसे कॉपी लिखनी है। दो चीज़ें आपको और ध्यान रखनी है, यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी। पहली तो कॉपी आपकी साफ़ सुथरी रखनी चाहिए आपको। ठीक है, यानी अपनी कॉपी में ज़्यादा काट पीट नहीं करनी, कॉपी का ऑपरेशन नहीं करना। ठीक है, वहीं पर एक्सरे मत करने लगना, उसका ऑपरेशन मत करना, चीड़ फाड़ मत मचा देना, कॉपी को साफ़ रखना। जैसे अगर कुछ लिखते हुए गलती हो भी जाती है, जैसे आप लिख रहे हैं एलिफेंट ही लिख रहे हैं, आप एलिफेंट आप लिख रहे हैं और लिखा गया आपसे एलिफेंटा, तो क्या करना है कि आपके पास एक ब्लू पेन होगी, लेकर ही आप जाएंगे। तो इसको बस ऐसे ब्लैक पेन से लिखा है तो ब्लू से काट देना है इसको एक बार। ये मैंने कई बार चला दी, बस इसको एक बार। जैसे यहाँ पर पैसा है ना, कॉपी है, कॉपी लिखा है, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिर से कॉपी। तो ये कॉपी मैंने गलत लिख दी, अगर मुझे लग रहा है ये गलत है तो मैं इसको ऐसे एक बार काट दूंगा, बस। इससे ज़्यादा नहीं काटना है। उसी में कट्टम कुट्टम मत मचाने लगिएगा इसे कि कट्टम कुट्टम मैं नहीं खेलूँगा, बेईमानी कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, ऐसा नहीं करना। चलिए, दूसरी चीज़, पैसा नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, कॉपी में पैसे रख देते हैं, इसका कोई लाभ नहीं होता। मैं आपको पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसका कोई लाभ नहीं होता पैसा रखने का। ठीक है, तो कॉपी में पैसा गलती से भी मत रखिएगा। बहुत से बच्चे रखते हैं, बहुत सा पैसा निकल भी जाता है कॉपी में, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि इसका आपको कोई भी लाभ कभी भी नहीं मिलेगा, बल्कि उसी पैसे का जाके समोसा खा लीजिएगा। अगले साल फिर से प्रयास कीजिएगा, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो। बाकी पास सब हो जाएंगे, सभी बच्चे पास हो जाएंगे। अगर आपने एग्ज़ाम दिया तो आप पास हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से हमें बोर्ड एग्ज़ाम में हमारी कॉपी लिखनी है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकें। इस वीडियो में मैंने आपको 3 चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से बताई। पहली तो मैंने आपको ये बात बताई कि आप जिस भी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं उसे स्पष्ट रूप से प्रश्नोत्तर नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से दर्शा दीजिए, ताकि टीचर को पता चल जाए कि आपने किस प्रश्न का उत्तर दिया है। दूसरी चीज़, आपको अपनी कॉपी साफ सुथरी रखनी है, ज़्यादा काट पीट नहीं करनी है, कॉपी का ऑपरेशन नहीं करना है। तीसरी चीज़, पैसा नहीं रखना है, कुछ भी हो जाए पैसा नहीं रखना। आपका कोई दोस्त बोले 100-200 रख दो पास हो जाओगे, नहीं रखना है पैसा, कुछ भी पैसा नहीं रखना है। ठीक है, जितना आप लिखेंगे आप पास हो जाएंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के किसी नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा।